जोरदार तालियों के साथ स्टेज के ऊपर बुलाते हैं हमारे गेस्ट स्पीकर जो गुजरात से आए हैं आप लोगों की जिंदगी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। ही इज नन अदर देन मिस्टर विजय अग्रवाल ऑन स्टेज। नमस्कार, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का यहाँ पे बुलाने के लिए। और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं फिर से कहूँगा कि सबसे पहले एक जोरदार तालियां प्रमोद सर के लिए, बराबर है। थैंक यू सो मच प्रमोद सर मुझे इनवाइट करने के लिए यहाँ पे। मैंने इससे पहले भी कहा, मैं फिर से कहता हूँ कि दो तरीके के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक माँ जो अपने बच्चे को कोख में रखती है ताकि माँ ये सोचती है कि मैं जितनी दूर देख पा रही हूँ मेरा बच्चा उतनी दूर देख पाए। और बाप जो है वो अपने बच्चे को कंधे पे बिठाता है। बाप ये सोचता है कि भाई मैं जहाँ तक नहीं देख पाया मेरा बेटा उससे आगे देखे। आया ना, राइट। तो मुझे गर्व है ये कहते हुए कि आपके पास अपलाइन रूप में ऐसे पिता हैं जो चाहते हैं कि मेरी टीम को कंधे पे बिठाकर जहाँ तक मैं नहीं देख पाया ना उससे आगे देखें। आया ना, राइट। और मेरे ग्रेट मेंटर अल्पेश गज्जर सर, मैं चाहूँगा उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो, क्योंकि आज विजय अग्रवाल जो कुछ भी बना है वो मेरे मेंटर्स की वजह से है। और मैं दिल से कहूँगा ये बात, और मैं हर स्टेज से कहता हूँ कि अगर आप विजय अग्रवाल के पीछे से अल्पेश गज्जर नाम का शब्द निकाल दें तो विजय अग्रवाल इज़ नथिंग, ज़ीरो। तो मुझे गर्व है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे मेंटर के रूप में अल्पेश गज्जर सर मिले। एक बार दिल से जोरदार तालियाँ उनके लिए। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विजय अग्रवाल। बेसिकली मैं बड़ौदा में रहता हूँ और आज से करीब 8.5 साल पहले यानी 9 जनवरी 2016 को इस बिज़नेस को मैंने दिल, दिमाग और पूरी आत्मा से स्टार्ट किया। जनरली बिज़नेस के अंदर जब भी हम आते हैं, एक होता है ज्वाइन करना, एक होता है स्टार्ट करना। ज्वाइन हर कोई कर लेता है, बिज़नेस स्टार्ट हर कोई नहीं कर पाता, राइट है। आधार कार्ड लगाने से ज्वाइनिंग हो जाता है, पर बिजनेस में जब आप अपने ड्रीम्स को लगाते हैं, अपनी आत्मा को लगाते हैं, तब जाके आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, राइट। तो आज मुझे कहते हुए गर्व होता है कि मैं इस बिजनेस को आत्मा लगा के कर पाया। 9 जनवरी 2016 को मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। 9 जनवरी 2016 से पहले ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया। पानी के पाउच बेचना, न्यूज़पेपर डालना, मेरे पापा सब्जी की लारी लगाते थे और 10 बाय 10 के आलीशान बंगले में हम लोग रहते थे, राइट। सुबह 4 बजे उठ के न्यूज़पेपर डालने जाना, वहाँ से सुबह 7 बजे घर को आना, 7 बजे घर पे आने के बाद में निरमा कंपनी में जॉब जाना, निरमा कंपनी से शाम को 5:30 बजे आके करीब रात को 11-12 बजे तक मैं मेडिकल स्टोर पे जॉब जाता था। मतलब सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक काम करने के बाद में मेरे हाथ में जो पैसा आता था वो 4800 से 5000 रुपया था। और आप यकीन मानिए वो 4800 से 5000 रुपया मेरे परिवार के लिए 40-50 हज़ार रुपये के बराबर था, क्योंकि घर में पैसा कमाने वाला मैं अकेला था। मेरे फादर का उस समय एक्सीडेंट हो चुका था और उनकी मतलब कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी में बच्चा पैदा करने से कोई बाप नहीं बनता, बराबर है। ये एक मिथ्य है, ये गलत फहमी है कि बच्चा पैदा कर लिया तो ये बाप बन गया। मेरा मानना ये है कि जिस दिन आप अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा लेते हैं, बाप आप उसी दिन बन जाते हैं, बराबर। बाप बनने के लिए बच्चा पैदा करना ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ माई फर्म स्टेटमेंट, राइट। तो ये चल रही थी लाइफ, और जब जो भी आदमी दुखी होता है ना, बराबर है, उसकी ज़िंदगी में 2-3 चीज़ें कॉमन होती है। एक तो मुकेश के दर्द भरे नगमे,
जिंदगी में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जहर है तो। आप देखो, अगर आपको इंसान की पर्सनैलिटी को पता करना हो ना, तो आप सिर्फ ये पता कर लो कि वो गाने कैसे सुनता है, आपको पता चल जाएगा कि आदमी कैसा है। मतलब ये लाइफ में चल रहा था। हम लोग 6 लोग हैं, मम्मी पापा और भाई बहन समेत 6 लोग हैं। और घर में क्योंकि सबसे बड़ा मैं हूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर थी। मेरा एकेडमिक एजुकेशन 10वीं तक है, मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ। और 10वीं तक आते आते मुझे 2-3 चीज़ें समझ में आ गई लाइफ में, क्योंकि लाइफ में मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी पैसे की। घर चलाने के लिए ज्ञान नहीं पैसा चाहिए, बराबर। घर चलाने के लिए ज्ञान नहीं पैसा चाहिए, हाँ या ना? एग्री करेंगे नहीं करेंगे? बराबर है। कहीं ऐसा आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे 2 किलो आटा फ्री में दे दो, बराबर। उसके लिए तो पैसा ही लगता है। एग्री करेंगे नहीं करेंगे? बराबर। तो ये लाइफ चल रही थी मेरी। घर में बड़ा हूँ मैं। हम लोग एक बच्चा 9-10 महीने स्कूल में जाता है, 9-10 महीने स्कूल में जाता है, अगर वैकेशन पीरियड को निकाल दो तो हम लोग 9-10 महीने स्कूल जाते थे, तो कभी 6 महीने 8 महीने हम लोग क्लास से हमेशा बाहर ही खड़े रहते थे। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि हमने कभी स्कूल में टाइम पे फीस नहीं भरी। कभी हमारे पास इतना पैसा नहीं आया कि हमने सामने एक साथ में कभी स्कूल की फीस भर दी हो। रोज़ हमारी टीचर हमको बोलती थी कि कल तुम्हारे माँ बाप को लेकर आना, और हम घर पे जाके मम्मी पापा को बोलते थे कि मम्मी टीचर ने बुलाया है आपको। तो वो हमको दूसरे दिन सुबह नहा धो के तैयार करके फिर स्कूल भेज देती थी, और ये बोलती थी मम्मी कि जाओ हम आ रहे हैं। हमारी टीचर का एक फेवरेट डायलॉग होता था कि रास्ता इतना कितना लंबा है कि तुम रोज मुंह उठा के आ जाते हो, तुम्हारे माँ बाप नहीं आते। मुझे आज भी ध्यान है, हम स्कूल में फाइनल एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले पैसे भरते थे, क्योंकि फाइनल एग्जाम में अगर आपने फीस नहीं भरी तो आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। मैं वो लड़का हूँ। 10 बाय 10 के घर में रहते थे हम लोग। 10 बाय 10 के घर में मतलब वहीं बनाना, वहीं खाना और वहीं सो जाना। कोई बड़ा सपना नहीं, कुछ बड़ा नहीं। हम लोग 6 लोग थे। मतलब आप 10 बाय 10 को इमेजिन कर लो। आपको मुन्ना भाई MBBS पिक्चर देखी आप लोगों ने? उसमें वो बोलता है भाई ये तो घुसते के साथ ही खत्म हो गया। याद है वो सीन? वो कमरे के लिए आपने वो सीन देखा है? अगर आपको उसको रियल लाइफ में देखना है तो मेरे घर आओ, मैं आपको बताऊंगा, बराबर। उस जगह पे रह के हम लोग मतलब पूरी रात एक दूसरे को फील एंड टच देते रहते थे। कभी किसी का पैर आ रहा है, कभी किसी का हाथ आ रहा है। ये लाइफ थी हमारी, ये लाइफ थी और चल रहा था। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर घर में मैं 20 रुपये कमा के जाऊँगा तो दूसरे दिन सुबह चाय बनेगी। अगर 20 रुपये कमा के नहीं जाऊँगा तो चाय नहीं बनेगी। ये पोजीशन थी। सुबह उठने के बाद कई बार कभी चीनी खत्म हो गई, कभी चाय पत्ती खत्म हो गई, तो पड़ोसी के वहाँ जाने का और थोड़ा सा ले आने का। 10 रुपये किलो आटा था, सब 10 रुपये किलो। 10 रुपये किलो आटा मुझे याद है बराबर। 5 रुपये का सुबह लाने का और 5 रुपये का शाम को लाने का। रिसेंटली बाढ़ आई थी 2007-8 के बाद में। विश्वामित्री नदी है बड़ौदा में, तो उसके किनारे ही हमारा घर था, बराबर, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो बाढ़ आई थी ना, तो हमारे घर में ना चावल था ना आटा था, और वो हेलीकॉप्टर से वो डालते हैं, पता है, खाने के लिए फ्लड वालों को। उसके लिए हम पत्रे पे मतलब मकान के ऊपर चढ़ गए थे कि वो हेलीकॉप्टर आएगा तो कुछ पार्ले जी, कुछ नमकीन, कुछ मिलेगा करके। ये पोजीशन हमारी थी और चल रहा था ज़िंदगी में। कोई बड़े सपने नहीं देखे, ना बड़ी बातें सोची। और 10वीं क्लास तक आते आते मुझे 2-3 चीज़ कि मुझे लाइफ में पैसे की ज़रूरत है, मेरे परिवार को पैसे की ज़रूरत है, बाकी का सब कुछ ठीक है। तो चल रहा था। ऊपर जिस आदमी के पास पैसा नहीं होता ना, सॉरी मुझे माफ़ करना, पर जो पुअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है ना, हम पुअर मिडिल क्लास में आते थे। और पुअर मिडिल क्लास का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसके पास पैसा नहीं है पर इसके पास ईगो बहुत है, बराबर। मतलब यह कि मुझे कोई कुछ सिखा नहीं सकता, बराबर है। दोस्तों के नाम पे कुछ नहीं था। आज भी अगर आप मुझसे पूछो कि मेरे दोस्त हैं क्या, तो शायद मेरे पास जवाब होगा नहीं, क्योंकि एक भी दोस्त मुझे याद नहीं है कि जो बचपन का मेरे साथ में बड़ा हुआ हो, हम लोगों ने बचपन से दोस्ती की हो। क्योंकि ये कहूँगा मैं आपसे कि मैं सर को कल रात को कह रहा था कि मुझे आज भी अच्छा ब्रेकफास्ट या ढंग से ब्रेकफास्ट करने की आदत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में कल्चर था, सुबह उठे, नहाए धोए, चाय पी के जाओ, बराबर है, और शाम दोपहर में 2 बजे आओगे तब खाना मिलेगा। ये परिस्थिति हमारी थी, राइट। हमारे बाजू में एक शारदा आंटी करके थी, उनकी बच्चियाँ हमसे एक क्लास आगे थी, तो उनकी जब भी उनकी बुक्स पुरानी होती थी, वो बुक्स मिल जाती थी पढ़ने के लिए। ये परिस्थिति में हम लोगों का जीवन। और कई बार क्या होता है पता है, जब आप लाइफ में क्या बोलते हैं, थोड़े दिन तकलीफ होती है, फिर क्या होता है, फिर आपको आदत हो जाती है, रूटीन लाइफ हो जाता है। जब मुझसे कोई मिलता है तो मुझसे कहता है विजय भाई आपने बहुत स्ट्रगल किया। मैं बोलता हूँ सर स्ट्रगल बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि स्ट्रगल क्या होता है कि किसी के पास था अब नहीं है तो उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। पर मैं बोल रहा हूँ जिसका रूटीन लाइफ ही ये था, जो आपके लिए स्ट्रगल है वो तो हमारे लिए रूटीन लाइफ था, हाँ है ना, राइट है। जो आपके लिए स्ट्रगल है वो तो हमारे लिए रूटीन लाइफ था। मतलब ब्रेकफास्ट नहीं करना ये रूटीन था हमारा,
ये ब्रेकफास्ट नहीं करना, ये रूटीन था हमारा, तो इसमें हमारे लिए स्ट्रगल जैसा कुछ नहीं था। ये चल रहा था चल रहा था चल रहा था। एक दिन शाम को मैं मेडिकल से घर आया, रात को 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था, और मेरी बहन मेरे पास रोते हुए आई, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल तो था नहीं, तो मेरी बहन मेरे पास रोते हुए आई और बोली मुझे कि भाई पापा का एक्सीडेंट हो गया और वो सरकारी हॉस्पिटल में वहाँ पे हैं। मैं साइकिल लेके, मेरे घर से 12 किलोमीटर दूर, 10-12 किलोमीटर दूर घर हॉस्पिटल था, मैं वहाँ हॉस्पिटल पहुँचा, थोड़ा इधर उधर देखा तो मैं एक जगह मेरे पापा बैठे हुए थे और एक ही पैर 3 जगह से टूटा हुआ था, मतलब टूट गया था, एक्सीडेंट हुआ था तो उनको। तो जब मैं मेरे पापा के पास गया, मैं पहुंचा, मैंने मेरे पापा को उस हालत में देखा, तो उस रात को 2 घटनाएं घटी। एक, मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, दूसरी घटना कि विथिन अ सेकंड में बाप बन गया। जैसा कि मैंने आपको कहा कि उस समय मुझे एक चीज़ उनको देखते ही समझ में आ गई कि बेटा अब तेरी ज़िंदगी ख़त्म, अब तेरी लाइफ में जो और जो लोड था वो और बढ़ गया, बराबर है। और जब मुझे समझ में आया कि भाई लाइफ को कहते हैं ना, हमारे गुजराती में कहावत है एक कि जेनी आंगड़ी में वागे नहीं होता है, जिसकी उंगली में चोट लगती है दर्द सिर्फ उसको महसूस होता है। तो मैं आपको नहीं बता सकता कि उस समय मेरे मन में क्या भाव चल रहे थे, मेरी लाइफ में क्या थी। एक सेकंड में आपकी दुनिया ऐसे से ऐसे बदल जाती है, आपको पता भी नहीं चलता, बराबर। और उस समय और भी ये पता चल गया कि भाई अब भाई बहनों की पढ़ाई भी मुझे देखनी है, सारी चीज़ें मुझे देखनी है। ऐसा करते करते फिर चल रहा था। एक दिन मैं निर्मा कंपनी से शाम को घर आ रहा था, तो मेरा एक दोस्त मिला मुझे, योगेश करके। तो योगेश ने बोला कि विजय तू क्या करता है? मैंने कहा मैं ऐसा 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 करता हूँ, ये करता हूँ, और चल रहा है। तो उसने मेरी सारी कहानी सुनने के बाद मुझसे पूछा कि विजय पैसा कमाना है, हम मुझे एक बात बताओ, भूखे से अगर आप ये पूछोगे कि खाना खाना है तो वो क्या बोलेगा? नहीं खाना। आपको बहुत प्यास लग रही है और मैं आपसे ऑफर करूँ कि सर पानी पियेंगे क्या, तो आप क्या बोलोगे? नहीं पीना। हाँ या ना? एग्री करेंगे नहीं करेंगे? बराबर है। तो मेरे को जब उसने पूछा कि पैसा कमाना है, मैंने कहा हाँ कमाना है, तो उसने मुझे बाइक पे बिठाया और बाइक पे बिठा के वो आप ही की तरह सेमिनार में लाकर उसने मुझे खड़ा कर दिया। सेमिनार हाउसफुल था, हम पीछे खड़े थे। और जब भी आप मोदी केयर के या डायरेक्ट सेलिंग के किसी भी सेमिनार में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बड़ी बड़ी बातें ही बोली जाती है, मर्सिडीज आएगी, लाखों रुपया आएगा, ये हो जाएगा, हेलीकॉप्टर खरीद लोगे, फलाना ढेकाना। और मैं पीछे खड़ा खड़ा सोच रहा था कि कब ये खत्म और कब मैं निकलूँ, जैसा आप सोच रहे हो। राइट जैसा आप सोच रहे हो। तो यहाँ पे जितने भी लोग आए को हमने मर्सिडीज ली, हमने लाखों रुपया कमाया, ये आया वो आया। मैं सोच रहा था कि यहाँ 8-10 हज़ार कमाने में माथे का पसीना एड़ी पे आ जाता है, और ये आदमी बोलता है 4 घंटे काम करके लाखों रुपया। कैसा पागल बना रहे हैं ये लोग, जैसा आप अभी सोच रहे हो। तो जैसे खत्म हुआ, सेमिनार खत्म हुआ, बराबर है, और मैं यही सोच रहा था कि कब ये खत्म और कब मैं निकलूं। जैसे ही सेमिनार खत्म हुआ, हम लोग बाहर निकले, तो जो मेरे को लेकर आया था योगेश भाई, उसने मेरे से निकलते ही बाहर पूछा विजय कैसा लगा? मैंने कहा जबरदस्त। जैसा आप बोलोगे। तो बोले कैसा लगा? मैंने कहा जबरदस्त। बोले करेंगे? मैंने कहा नहीं। तो बोले क्यों? मैंने कहा यहाँ पे लोग बोलते लाखों, अपने को लाखों रुपए की जरूरत नहीं है, अपने को तो 2-3 हज़ार 5 हज़ार रुपया आ जाएगा तो चलेगा। बोले नहीं विजय तू यहाँ से लाखों रुपया कमा सकता है। मैं कहा मुझे लाखों की जरूरत नहीं है, मुझे तो 3 हज़ार रुपया चाहिए। 5 हज़ार 4-5 हज़ार मुझे वहां से आ जाता, 3 हज़ार और आएगा तो 8-9 हज़ार में मेरा घर चल जाएगा। बोले नहीं तू लाखों रुपया कमा सकता है, लाखों रुपया कमा सकता है। आधे घंटे तक उसने ये बोल बोल करा लाखों आएगा लाखों आएगा। मैंने कहा तुझे भरोसा है मुझे लाख आएगा? तो उसको लगा अब ये पॉजिटिव हो गया। मैंने कहा, उसने बोला हाँ मुझे पूरा भरोसा है तुझे लाख आएगा। मैंने कहा जिस दिन मुझे लाख आ जावे 97 तू रख लेना, 3 मेरे को दे देना। मैंने कहा जिस दिन तुझे भरोसा है ना लाख आएगा, आया ना, तो जिस दिन लाख आ जावे 97 तू रख लेना, 3 मेरे को देना। 3 हज़ार रुपये कमाने के लिए इस बिजनेस में आया था मैं। मोटिवेट हुआ यहाँ पे, अरे मतलब ऐसा हो गया कि ये कर देंगे वो कर देंगे। अब तो मैं घर पहुंचा, मेरे पापा होटले पे बैठे हुए थे, हमारे घर के बाहर होटला है, तो होटले पे बैठे हुए थे। तो मेरे पापा के पास मैं गया और मैंने जाके कहा पापा दुख के दिन गए। मैंने कहा पापा अब दुख के दिन गए। मेरे पापा ने पहली बार 15 मिनट मुझे ध्यान से देखा, फर्स्ट टाइम, और मतलब मुझे देखते रहे वो, और मेरे पास आए और मेरे माथे पे हाथ लगा के बोला कि सुबह तक तो ठीक था, अब क्या हुआ? तो मैंने उनको बताया पापा मैं सेमिनार में गया था, ये हुआ वो हुआ, फलाना ढेकाना, मजा ही मजा है और लोग पैसा कमा रहे हैं। मेरे पापा ने बोला, मोटिवेट करते हुए मुझे कहा कि बेटा अपने को धीरूभाई अंबानी नहीं बनना, अपने को ऐसा कुछ काम नहीं करना। मैंने कहा पापा एक बार देख तो लो, ये है वो है फलाना है इसमें। तो उन्होंने बोला कि तू मेरा बाप है कि मैं तेरा बाप हूँ? अब बायोलॉजिकल तो वो पापा है,
हाँ या ना, राइट है। तो उनको ज़्यादा, तो बोले दिवाली तूने ज़्यादा देखी है, मैंने ज़्यादा देखी है, दुनिया तुझसे ज़्यादा किसने देखी है? मैंने कहा तुमने देखी है ना, नहीं है, पर ये बिजनेस अलग है। और हमारे बीच में करीब 1-1.5 घंटा आर्ग्यूमेंट चला, राइट। और उस आर्ग्यूमेंट के बाद में मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि हाथी को रिक्शे में बिठाना और घर वालों को समझाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और आखिर में मेरे पापा ने अपने पिता होने का फर्ज निभा के मेरे सामने से 2 उंगली रखी और मुझसे पूछा गया कि भैया ये बता कि मोदी केयर चाहिए तो बाप नहीं और बाप चाहिए तो मोदी केयर नहीं। मैं आपको यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा कि जब मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ ना, तब एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो आया हो हॉस्पिटल समाचार लेने, क्योंकि उसको पता था कि अगर हम पहुँचेंगे तो जेब में से पैसा निकाल के देना पड़ेगा। लोग सलाह देने के लिए जबान हिलती है बराबर, पर किसी की मदद करने के लिए जेब में हाथ डालना पड़ता है। और उस टाइम पर मेरे को एक बात समझ में आई कि जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है तभी तक लोग पूछते हैं कि कैसा है। आया ना, जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है तभी तक लोग पूछते हैं कैसा है। एक भी रिश्तेदार आया नहीं, मुझे समझ में आ गया कि भैया एक व्यक्ति से 50,000 रुपया 10 to 15% इंटरेस्ट पर लेकर आया मैं, और उससे आके काम किया, इलाज कराया, किसी डॉक्टर से मिलके काम करा मतलब, और 1-2 लोगों को पैसा मतलब दिलवा दिया किसी उसमें। मेरे पास 22 साल की उम्र आते आते मेरे पास 15-16 लाख रुपया कर्जा था एट द एज ऑफ 22। और उस समय मरता क्या ना करता, मतलब कोई मुझसे ये कहेगा कि टेबल साफ कर 5 रुपया मिलेगा तो मैं वो टेबल साफ कर दूंगा बिना किसी शर्म के, क्योंकि मेरे लिए वो शर्म से ज़्यादा वो 5 रुपया इंपॉर्टेंट था। ये परिस्थिति है हमारी। एक काम करने के लिए हमारी पोजीशन ये भी नहीं थी कि हम एक नई साइकिल लेके आ पाए। एक 200 रुपये की सेकेंड हैंड साइकिल खरीदने के लिए घर का सिलेंडर बेचा था मैंने। 200 रुपये की सेकेंड हैंड साइकिल खरीदने के लिए मेरी ज़िंदगी के 25 साल मैंने 10x10 के रूम में निकाल दिए, 5 साल मैंने रेंट के मकान में निकाल दिए। और उस समय जब मेरे पापा ने मुझसे ये कहा कि भाई मोदी केयर चाहिए तो बाप नहीं और बाप चाहिए तो मोदी केयर नहीं, तो मैं हमेशा हर स्पीच में कहता हूँ कि ज़िंदगी में एक बात याद रखना कि अगर आपको रणभूमि को जीतना है तो सबसे पहले आपको मन भूमि में जीतना पड़ेगा। अगर आपको रणभूमि को जीतना है तो सबसे पहले आपको मन भूमि को जीतना पड़ेगा। अगर आप मन भूमि में हारे हुए हो तो दुनिया की कोई ताकत तुमको रणभूमि में जिता नहीं सकती। और एक बार तुमने मन भूमि में जीत लिया तो कोई माई का लाल तुमको रणभूमि में हरा नहीं सकता। तो मैंने डिसीजन लिया कि मुझे मेरी गरीबी का ढिंडोरा लेकर लोगों से भीख नहीं मांगनी कि मेरी बहन की शादी है 50, मेरे को ये काम है 25,000 दे दो, मेरे को फलाना है 10,000 दे दो। मुझे मेरी गरीबी का ढिंडोरा लेकर पूरी जिंदगी लोगों के सामने भीख नहीं मांगनी थी। इसलिए मैंने रणभूमि की जगह मनभूमि को जीता और मैंने निश्चय किया कि मैं इस काम को करूंगा। दोस्तों, आलू प्याज फ्री में नहीं मिलता। आप और मैं सफलता पाने निकले हैं, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। एक माँ एक नई जिंदगी को जन्म देने के लिए मौत के दरवाजे पे आके खड़ा हो जाती है। 9 से 14 डेसिबल का पेन उठाती है। जितना पेन एक व्यक्ति को हो तो मर जाए उतना पेन उठाती है। वो 9 महीने संघर्ष करते हैं, किस लिए? कि उसकी जो औलाद आएगी, उसका जो बेटा बेटी जो भी आएगा उसका बराबर वो उसकी जिंदगी का पीढ़ी का सहारा बनेगा। जो वो 9 महीने पेन उठाकर जब उस बच्चे की शक्ल देखती है ना तो वो अपना सारा पेन भूल जाती है। उस दिन मैंने ये सोचा कि मेरी जिंदगी में अगर मुझे जिंदगी भर लोगों के सामने भीख नहीं मांगनी तो ये मोदी केयर करना है मेरे को। मेरे पापा ने मुझसे कहा कि आज से तू मेरा बेटा नहीं, मेरा तेरा बाप नहीं। हम लोग सो गए हैं, सुबह में उठे, मेरी मम्मी मेरे पास आई और बोले क्या हुआ रात को? मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ और पापा ने ऐसा बोला। तो बोला वो तेरे पापा हैं, तेरा गलत थोड़ी सोचेंगे। मैंने कहा यही तो मैं भी कह रहा हूं कि मैं उनका बेटा हूं, मैं भी कुछ गलत थोड़ी करूंगा, मैं भी उनका बेटा हूं, मैं भी कुछ गलत थोड़ी करूंगा। बोला नहीं तेरे पापा। मैंने कहा देख मम्मी, ज़्यादा तो मैं तुझे समझा नहीं सकता बराबर, पर मैं एक बात चाहता हूं कि मुझे 5 साल दे दे, 5 साल दे दे। मुझे ऐसा समझना तुम्हारा लड़का पैसा कमाने के लिए दुबई, अमेरिका, लंदन, कनाडा गया है। 5 साल मत पूछना कि बेटा तू आएगा नहीं आएगा, खाएगा नहीं खाएगा, सोया नहीं सोया, क्या है क्या नहीं। 5 साल मत पूछना। 5 साल के बाद में सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का घूमना हम साथ में करेंगे, ये वादा है मेरा। 5 साल दे दे मुझे कैरियर बनाने के लिए, 5 साल। और मैं गया उस व्यक्ति के पास जिसने मुझे वो अपॉर्चुनिटी बताई। मैं गया और मैंने जाके कहा कि मुझे काम करना है, मैंने डिसाइड किया। तो बोले राइट, तो बोले क्या हुआ? मैंने कहा ऐसी ऐसी बात हुई और मेरे को काम करना है करके। आपको पता है जब मैंने उससे ये कहा था कि मुझे 3,000 कमानी है, उस समय मेरी सोच क्या थी
एक भिखारी को 1 करोड़ की लॉटरी लगी, सारे भिखारी इकट्ठे हो गए कि यार अब तू तो करोड़पति हो गया, तेरे को तो करोड़ की लॉटरी लगी। तो वो भिखारी ने बोला कि कोई मैं इसका 1 करोड़ का मैं मंदिर बनवाऊंगा, बराबर है। तो सारे लोगों को लगा रहे यार हम तो तुझे भिखारी समझते थे, तू तो धर्मात्मा निकला। बोला कोई धर्मात्मा नहीं, मैं इस 1 करोड़ का मंदिर बनवाऊंगा और अकेला भीख मांगूंगा, किसी को नहीं आने दूंगा। तो मेरी हालत बिल्कुल वैसी थी, बराबर है, कि मेरे सामने अपॉर्चुनिटी तो थी, पर मैं 3,000 5,000 रुपए के चक्कर में था। मैं मेरे अपलाइन के पास गया, योगेश भाई के पास, और मैंने जाके कहा कि मुझे ये बिजनेस करना है। तो मेरे अपलाइन ने मुझे 2-3 दिन 4 दिन साथ में रखा, और 5वें दिन मैंने जिनके वहाँ पे मैं न्यूज़पेपर डाला करता था, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा मैम मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है और मुझे आपके वहाँ डेमो करने आना है। तो उन्होंने कल शाम को 4 बजे आ जाना। मैंने मेरे अपलाइन को फ़ोन किया, मैंने कहा कल शाम को 4 बजे अपने को जाना है। तो मेरे अपलाइन ने कहा कि भाई तू डेमो किट लेकर पहुंच जाना। मैंने कहा डेमो किट क्या होती है? डेमो किट वो क्या होती है? बोले जिससे अपन डेमो बताते हैं। मैंने कहा यार अभी तो बिजनेस शुरू किया है, पहले पैसा तो आने दे, बाद में डेमो किट बनाऊंगा। मेरे अपलाइन ने मुझे जवाब दिया कि स्कूल में पढ़ने गया था तब पहले एग्जाम दी थी कि पहले बुक खरीदी थी? पहले एग्जाम दी थी या पहले बुक खरीदी थी? मैंने कहा पहले बुक खरीदी थी फिर एग्जाम ली थी। तो बोले ये डेमो किट जरूरी है। मैंने कहा अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है जहर खाने की भी, बराबर है, तू अभी कुछ कर। तो उसने बोला मेरी डेमो किट घर से उठाना और 4 बजे तू पहुंचाना, मैं बाहर हूं, मैं आऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो 2-3 दिन ऑलरेडी उसके साथ रहा था, मैं डेमो किट लेके पहुंच गया वहाँ पे। 4 बजे का टाइम था, 8-10 लेडीज आ गई, हमने टेबल सजा दिया डेमो के लिए। अब मैंने मेरा अपलाइन को फ़ोन किया, मैंने कहा कहाँ पे? तो बोला मेरे को 15 मिनट लगेगी, तू कर। मुझे कुछ आता था तो मैं करता था ना, कुछ आता ही नहीं था तो हाँ है ना, बराबर। तो मैं उसको वापस फ़ोन किया, आधा घंटा हुआ तो मैंने कहा कितनी देर? बोला और आप 15 मिनट लगेगी। अब जैसे जैसे उसका टाइम बढ़ रहा था मुझे गुस्सा आता जा रहा था, बराबर। मैंने कहा ना आपको कि हमारे पास पैसा नहीं था पर ईगो आया है। आधा पौना घंटा हुआ, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा आना है। तो बोले विजय मेरे को और 15 मिनट लगेगी, हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो तू निकल, बराबर है। वो आंटी जिन्होंने मुझे बुलाया था उन्होंने मेरी तरफ देखा कि जैसा आता है वैसा कर दो ना। मैंने 2 ग्लास उठाए, दोनों में पानी डाला, एक में लाइजोल और एक में स्टेरिक्लीन डाला, और मैंने कहा देखो बैक्टीरिया मर गए। डॉन को पता है रिवॉल्वर में गोलियां नहीं है। डेमो आता है या नहीं आता ये किसको पता था? मुझे। सामने वाले को पता था क्या? बराबर है। ये डेमो देखने के बाद 4 स्टेरिक्लीन के ऑर्डर आए, क्योंकि मैंने कहा बैक्टीरिया मर गए। नीचे डेमो किट लेकर उतरा, जैसे ही मैं उतरा थोड़ी दूर जाकर मेरा अपलाइन जो था वो चाय पी रहा था, बराबर। तो अब जिस पे आपको गुस्सा आ रहा हो वो आपको सामने मिल जाए तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा ये पकड़ लंका तो बेवकूफ़ी बनाता, कोई काम दूसरा है नहीं, बराबर। मेरे पापा ने सच ही बोला था कि तुम्हारे चक्कर में फंसूंगा। तो उसने मेरे से 2 सवाल पूछे। पहला सवाल था विजय चाय पिएगा? अब मैं बनिया हूं, मैंने कहा इसके साथ काम तो करना नहीं है, चाय क्यों छोड़ूं? तो मैंने उसके हाथ से चाय का गिलास ले लिया। उसने जो दूसरा सवाल पूछा, उस दूसरे सवाल ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया। वो दूसरा सवाल था कि विजय अगर आज मैं आता तो क्या तू डेमो करता? मैंने कहा अगर तू आता तो तू डेमो करता, मैं क्यों डेमो करता? बोले मैं इसीलिए नहीं आया क्योंकि मैं चाहता था कि आज डेमो तू करे, कि मैं चाहता था कि आज डेमो तू करे। और उस दिन मुझे समझ में आया कि बात तो इसकी सही है। मैं मेडिकल स्टोर पे जाता था, वहां थोड़ी कोई अपलाइन था। मैं पानी पूरी की लारी लगाता था, वहां थोड़ी कोई अपलाइन था। मैं न्यूज़पेपर डालने जाता था, वहां थोड़ी कोई अपलाइन था। तो वो मेरा धंधा था, तो ये भी तो मेरा धंधा है। अगर वो मेरा धंधा था, बराबर है, तो ये भी तो मेरा धंधा है। दोस्त, उस दिन का दिन है और आज का दिन है, बराबर। मैंने मेरी किसी भी अपलाइन से ना कभी डेमो कराया ना कभी प्लान कराया। अगर मेरे अपलाइन ने मेरे डेमो और प्लान किए होते, उनकी डेमो किट यूज हुई होती और उन्होंने मेरी वजह डेमो प्लान किए होते, तो आज आपके सामने मेरे अपलाइन खड़े होते, विजय अग्रवाल खड़ा नहीं होता। आज यहां पे वो खड़े होते। 3 महीने उसके बाद में मैंने काम शुरू किया। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, दूसरे तीसरे महीने मेरा पहला चेक बना मोदी केयर से 167 रुपए का, 167 रुपीज का। मैं खुशी के मारे पागल हो गया। मैंने घर फोन लगाया, मैंने कहा मम्मी खीर बनाओ। मम्मी ने खीर बनाई। हम घर पहुंचे, खीर खाने बैठे। मम्मी ने बोला क्या हुआ? मैंने कहा चेक आया। बोला कितने का? मैंने कहा 167 का। मम्मी ने बोला पागल हो गया क्या? 200 रुपया तो खीर बनाने में खर्चा कर दिया, 200 रुपया खीर बनाने में खर्चा कर दिया, तो 167 का चेक लेके आया। मैंने मम्मी को बोला
लोग बोलते हैं इस धंधे में पैसा नहीं आता, 167 रुपया आया है मतलब पैसा आता है, आया ना। अच्छा मुझे बताइए कि अगर आपके घर में डॉक्टर कंफर्म करता है कि आपके घर में खुशखबरी आने वाली है और डॉक्टर कंफर्म करता है कि शी इज प्रेग्नेंट, तो आप घर पे आके क्या बोलते हो? कोई खुशी नहीं, 9 महीने बाद देखेंगे, आएगा तब बात करेंगे, ऐसा करते हैं क्या? नहीं, जिस दिन डॉक्टर कंफर्म करता है कि शी इज प्रेग्नेंट, हमारे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। बेटा ये खा, ये मत खा, ये उठा, ये मत कर, राइट है। हम बात करते हैं, वो उसकी उंगली ऐसी होगी, उसकी आंखें ऐसी होंगी, ये खिलौना लेके चलते हैं, उसके साथ खेलेंगे, वो रोएगा ऐसे, वो हंसेगा ऐसे। जो आया नहीं है, जो 9 महीने बाद आएगा, उसकी किलका आपके कानों में उस दिन गूंजने लगती हैं जिस दिन डॉक्टर कंफर्म करता है शी इज प्रेग्नेंट। तो जब मेरे को 167 का चेक आया, मैं समझ गया शी इज प्रेग्नेंट। अब तो सिर्फ 9 महीने की राह देखनी है ना, राइट। आज बच्चा 8.5 साल का हो चुका है, आज बच्चा 8.5 साल का हो चुका है। 167 रुपए के चेक से शुरुआत की थी, हाईएस्ट पे आउट मोदी केयर में 6.5 लाख रुपया महीना, हाईएस्ट पे आउट 6.5 लाख रुपया महीना। 200 रुपए की सेकंड हैंड साइकिल खरीदने के लिए घर का सिलेंडर बेचा था। मोदी केयर से पहली गाड़ी खरीदी ग्रैंड i10, दूसरी गाड़ी खरीदी एस क्रॉस, तीसरी गाड़ी खरीदी MG हेक्टर, चौथी गाड़ी खरीदी अल्काजार, अभी 5वीं गाड़ी खरीदी है 4 महीने पहले सियाज। 5 गाड़ियां घर पे हैं आज की तारीख में। जब मैंने गाड़ी खरीदी, मतलब जब अपलाइन ये कहते हैं कि जब आपको ज्वाइन करते हैं तो आपको कहते हैं भाई सपने लिखो, सपने। मैंने क्या सपना लिखा पता है आपको? 4-5 हज़ार रुपए का, कि अगर 5 हज़ार आएंगे तो अपने घर में 5 किलो आटा, 2 किलो दाल, 1 किलो ये, 1 किलो ये, अपने घर में ये रहेगा तो एटलीस्ट दूसरी कोई मगजमारी नहीं रहेगी। दिस इज माई ड्रीम व्हेन आई स्टार्ट ज्वाइन मोदी केयर। कोई बड़ा सपना नहीं था। अपलाइन ने बहुत समझाया कि गाड़ी तो चाहिए, गाड़ी लेनी होगी तो कौन सी लोगे, गाड़ी लेनी होगी तो कौन सी लोगे। तो सामने से एक ग्रैंड i10 गुजरी थी तो मैंने लिख दिया ग्रैंड i10, राइट। कहते हैं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। जब मैं गाड़ी खरीदने के लिए मैं शोरूम में गया तो शोरूम वालों को लगा ये नौकरी मांगने आया है, बराबर। आपको पता है गर्मियों में कभी कभी हम डी मार्ट में घुस जाते हैं ठंडी हवा खाने, कुछ लेना नहीं होता पर जाते हैं, आया ना भाई। हमने तो किया, आपने किया है कि नहीं किया मुझे नहीं पता, बराबर है। तो उनको लगा कि मैं नौकरी मांगने आया हूं, तो हम गए ना। तो जब आप कोई नई गाड़ी खरीदने जाते हो तो वो आपका स्वागत ऐसे करते हैं जैसे घर पे जमाई आया हो, है ना। क्या लोगे बेटा, ठंडा गरम कॉफी, ये वो, एग्री करेंगे नहीं करेंगे, बराबर है। तो उन्होंने ऐसा कोई स्वागत मेरा किया नहीं। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि ये मुझे जमाई नहीं समझते, इनको लगता है नौकरी मांगना है। रिसेप्शन पे गया और मैंने जाके कहा कि, उन्होंने पूछा हाँ भैया बोलो क्या चाहिए। मैंने कहा आप क्या बेचते हो? तो बोला गाड़ी। मैंने कहा गाड़ी खरीदनी है। सोफा था, मुझे बोला वहां बैठ जाओ, सेल्समैन को भेजते हैं। तो एक सेल्समैन आया, धीरेन भाई करके आया, और उसने आके पूछा क्या चाहिए सर आपको। मैंने कहा आप क्या बेचते हो? बोला गाड़ी। मैंने कहा गाड़ी खरीदनी है। उसने पूछा कौन सी है? मैंने कहा ग्रैंड i10। उसने बोला आपका बजट कितना है सर? अब ये जो आपका बजट है ना, इसको अगर आप हिंदी और गुजराती में रूपांतरित करेंगे तो आपकी औकात कितनी है या आपका जेब कितना बड़ा है। एग्री करेंगे नहीं करेंगे, राइट है। अब आप सोच कर देखो, एक 15, 20, 25 हज़ार रुपए में नौकरी करने वाला मेरे मुंह पे मेरी औकात पूछ रहा है, और ये औकात सिर्फ उस दिन नहीं पूछी गई थी, ये औकात सिर्फ उस दिन नहीं पूछी गई थी। जब मैं एप्पल खरीदने जाता हूं तब भी मुझसे मेरी औकात पूछी जाती है, मैं चप्पल खरीदने जाता हूं तब भी औकात पूछी जाती है, मैं शर्ट खरीदने जाता हूं तब भी औकात पूछी जाती है। मैंने उसको पूछा ग्रैंड i10 टॉप मॉडल की कीमत कितनी? बोला 7,38,000। मैंने बैग में से चेकबुक निकाली, उसको बुकिंग अमाउंट का चेक दे दिया। मेरे को बोलता है सर आप करते क्या हो? मैंने कहा पूछ मत, नहीं तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा पूछ मत, नहीं तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। जब डिलीवरी का टाइम आया गाड़ी की, तो मैंने घर पे फ़ोन लगाया मम्मी को कि मम्मी पापा को भेज दे। तो मम्मी घबरा गई, मम्मी को लगा ये कहीं फंस गया है। तो मेरे पापा को बोला कि जाओ उसको छुड़ा लाओ। तो जब वो पता है वो चाबी देते हैं ऐसा करके, तो जब मुझे चाबी देने के लिए आया ना वो सेल्समैन, तो मैं तो नौकर आदमी हूँ, मालिक अभी आ रहे हैं। और जब मेरे पापा आए, उनको जो हॉस्पिटलिटी मिली, बराबर है, और जब वो उनको बताया गया कि सर दिस इज़ योर कार, ये आपकी गाड़ी है, और जब वो ऐसा करके खिंचवाते ना गाड़ी के साथ में चाबी लेते हुए, उनकी आंखों में आंसू थे। 36 की छाती 72 की हो गई, और उस दिन मुझे लगा कि मेरा मोदी केयर करना वसूल हो गया। उस दिन मुझे लगा कि मेरा मोदी केयर करना वसूल हो गया। सर लोग कहते हैं कि
चमड़ी के जूते बनाकर भी माँ बाप को पहनाओ ना तो उनका कर्ज नहीं उतार सकते। मुझे नहीं पता सर, हमारे में श्राद्ध मनाते हैं और के अंदर कुत्ते को कौवे को खाना खिलाते कि हमारे पूर्वजों तक वो खाना पहुंचेगा। मुझे नहीं पता, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं कि उनको खिलाया गया खाना या पानी मेरे पूर्वजों तक पहुंचेगा या माँ बाप तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। पर अगर मोदी केयर करके मेरे माँ बाप को धरती पे स्वर्ग मिल सकता है तो सौगंध मोदी केयर की, मैं मर मर के मोदी केयर करने को तैयार हूं। मैं मर मर के मोदी केयर करने को तैयार हूं। काम स्टार्ट किया, गाड़ी आ गई, गाड़ी आते धीरे धीरे बढ़ा। बराबर आज की तारीख में मोदी केयर करते हुए 8.5 साल हो गए और 8.5 सालों के अंदर मोदी केयर में से अब तक टोटल अर्निंग है 3 करोड़ रुपया। 3 करोड़ से ज़्यादा रुपया मेरे घर पे आ चुका है। बराबर आपको बताता हूँ मैं, मेरी एक बहन है छोटी, उसने MBA किया, गोल्ड मेडलिस्ट है, वो भी उसकी पढ़ाई भी मोदी केयर से हुई। मेरा एक छोटा भाई है, उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किया, उसकी पढ़ाई भी मोदी केयर से हुई। मेरे पापा को हर कोई टोना मारता था, बोला इसकी लड़की की शादी है ना वो समूह लग्न में से करेंगे। समूह मतलब वो ग्रुप वेडिंग होता है ना, वो चैरिटी की तरफ से होता है, उसमें से करेंगे। मेरे को नहीं पता आपका क्या सपना है क्या नहीं है। मेरे को एक ही चीज़ थी कि भाई ज़िंदगी में कुछ करूँगा ना तो इसके लिए कुछ करूँगा, क्योंकि उसने हमको बहुत माँ की तरह पाला है मेरी बहन ने। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने उसको वादा किया था कि तेरी शादी धूमधाम से करूंगा। जब उसकी शादी की ना तो 25 लाख रुपया उसकी शादी में खर्च किया। 25 लाख रुपीस उसकी शादी में खर्च किया। बराबर है, क्यों? गर्व होता है सर, गर्व होता है। इसीलिए तो मैंने कहा कि जब आप अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे ले लेते हो फिर आगे की जरूरत नहीं होती आपको। बराबर है, आज मोदी केयर करते हुए 8.5 साल हो गए। 167 से शुरुआत की, 6 लाख रुपए महीने तक पहुंचा, 3 करोड़ से ज़्यादा रुपया कमाया, 10 से ज़्यादा विदेश यात्रा कर ली। बराबर है, और करीब करीब 4 से 5 गाड़ियां ले चुका हूं। सब कुछ छोड़ दो साहब, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। मैं बोलता हूं क्या कमाया क्या नहीं कमाया छोड़ दो, कितनी गाड़ी ली कितने घोड़े लिए छोड़ दो। आप तो सिर्फ ये देखो कि जो लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लास करने को लाखों रुपया खर्च करते हैं, 5 से 8 साल में आज मोदी केयर ने क्या पर्सनालिटी बना दी कि एक पानी के पाउच बेचने वाले लड़के को आपके सामने सूट बूट में खड़ा कर दिया। इससे बड़ी और क्या पर्सनालिटी बनेगी। हर व्यक्ति का सपना होता है कि घर लेना है, घर लेना है। बराबर है, मैंने मेरी ज़िंदगी के 25 साल 10 बाय 10 के रूम में गुजारे, मेरी ज़िंदगी के 5 साल रेंट के मकान में गुजारे। अभी 1 साल पहले मैंने मोदी केयर से 2.25 करोड़ का घर खरीदा बड़ौदा में, 2.25 करोड़ का। बराबर है, जब घर खरीदा तो जब ट्रांसफ़र होने वाले थे, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ना शायद आपके रुआटे खड़े हो जाएंगे मेरे बोलते हुए हो गए। मेरे को आदत है मेरी मम्मी के हाथ की चाय की, तो मैं सुबह उठता हूँ, मेरा रूटीन है, मम्मी के पास जाऊँगा, उनको कहूँगा मम्मी चाय बना, मम्मी चाय बना के लाएगी और मैं चाय पी के फिर मेरा दिन शुरू करता हूँ। उस दिन मैं सुबह में उठा क्योंकि मकान ट्रांसफ़र करना था, आखिरी का छोटा मोटा सामान था, तो मैं नीचे उतरा, मैंने कहा मम्मी चाय बना। मेरी मम्मी किचन में गई चाय बनाने। यूजुअली मम्मी 2-5 मिनट में चाय बना के ले आती थी। उस दिन 10 मिनट से ज़्यादा का समय हो गया, मम्मी बाहर नहीं आई। मैं अंदर गया और मैंने देखा कि मम्मी जो है चाय सामने बन रही है, ऐसे हाथ रखे प्लेटफॉर्म के ऊपर किचन के, और सिसकने की आवाज़ आ रही थी ऐसा करके। तो मैंने कहा क्या हुआ। मैं जाके मेरी मम्मी के कंधे पे मैंने हाथ रखा, मेरी मम्मी मेरी तरफ पलटी और मैं देख रहा हूँ कि मेरी मम्मी सिसक के रो रही है। मैंने कहा मम्मी क्या हुआ। बराबर, माय मदर से, मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा 35 साल बाद खुद के घर में जा रही हूँ, 35 साल के बाद मैं खुद के घर में जा रही हूँ। सर मैं अगेन कहता हूँ, मुझे नहीं पता कि सफलता क्या होती है, मुझे नहीं पता गाड़ी घोड़े में क्या होता है, पर मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरी माता पिता की नज़रों में मैंने वो खुशी देखी है और उस खुशी का कारण सिर्फ मोदी केयर है। उस खुशी का कारण सिर्फ मोदी केयर है। राइट, तो मुझे इतना समझ में आता है सर, मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है कि अगर शिद्दत से मोदी केयर किया जाए, अगर लाइफ से मोदी केयर किया जाए तो क्या नहीं हो सकता। आज मैंने 3 से 5 साल टीवी नहीं देखी। किसी ने सच ही कहा था कि अगर 5 साल टीवी नहीं देखोगे तो टीवी में आने लग जाओगे। मैंने 5 साल टीवी नहीं देखी, आज लोगों के यूट्यूब में मैं आने लग गया। आज गर्व है सर मुझे इस बात को कहते हुए। आज 8 सालों के अंदर, 8.5 सालों के अंदर एक आदमी नहीं पहचानता था मेरे को, एक आदमी। लोग कहते हैं कि इस बिजनेस में आने के बाद में आपको कांटेक्ट बहुत चाहिए। कांटेक्ट नहीं है सर मेरे पास। लोग तरह तरह के बहाने बनाते हैं, सर कांटेक्ट नहीं है मेरे पास, बैकग्राउंड नहीं है मेरे पास, एजुकेशन नहीं है मेरे पास, फलाना नहीं है मेरे पास, ढेकाना नहीं है सर, आपके जैसा बोलना नहीं आता, आपके जैसा ये, आपके जैसा वो, ये परचेसिंग में नहीं कर सकता, फलाना ढेकाना अमका टमका। मैं आपको बताता हूँ सर, जब मैं इस बिज़नेस में आया मेरा एक भी दोस्त नहीं है। हमारे आजू बाजू में जहाँ मैं रहता था, संजय नगर झोपड़पट्टी जहाँ पे मैं रहता था, राइट, नदी किनारे घर था हमारा। पानी जब बाढ़ आती थी तो घर में इतना पानी होता था हमारे पास, मैंने बताया आपको अभी।
बराबर है। एक भी रिश्तेदार पहचान में नहीं था। जो 2-4 दोस्त जानते थे ना, 2-4 दोस्त जो मुझे जानते थे, जो आजू बाजू में, जब मैंने मोदी केयर शुरू किया ना, तो उनके माँ बाप ऐसा मेरे साथ ऐसा बिहेव होने लगा जैसे मैंने अलकायदा ज्वाइन कर लिया। सच बता रहा हूँ मैं आपको, बराबर है। जो 2-4 जानते थे वो उनके माँ बाप ने उनसे कहा, लिटरली कहा कि तू कुछ भी कर लेना, इसकी संगत छोड़ देना, ये गलत रास्ते पे चढ़ गया है, ये गलत रास्ते पे। मेरे पापा मुझे हमेशा कहते थे कि इसमें इज्जत चली जाएगी। मैंने कहा जो चीज़ है नहीं वो जा कैसे हो सकती है? इज्जत जाने के लिए इज्जत होना भी तो जरूरी है, आया ना। अगर इज्जत होती तो हमें 10% 15% पे ब्याज पे पैसा थोड़ी लाना पड़ता। आप अपने किसी दोस्त को फ़ोन करके बोलना कि यार एक 15,000 20,000 पड़े हो तो भेजना, वो क्या बोलेगा पता है? यार कल बोला होता तो आज ही किसी को दिए। आया ना, आया ना, बराबर है। और आज भी जिनकी इज्जत है ना, उनको बिना इंटरेस्ट पे पैसा मिलता है, और जिनकी इज्जत नहीं है ना, वो 20% और 25% देने को तैयार है ना, फिर भी पैसा नहीं मिलता। एग्री करेंगे नहीं करेंगे? तो लोग बोलते थे भाई मत कर, मतलब इसके साथ दोस्ती मत कर, ये कोई काम का नहीं है। हर रोज एक आदमी मेरे घर पे आके मेरे पापा को समझाता था, हर रोज, बाबूलाल जी आपका लड़का कैसे धंधे में है, देखो कैसे धंधे में। मेरी मम्मी रोज मेरे को, जब मैं घर पे जाऊं तो मेरी मम्मी बोलती थी कि बेटा आज वो अंकल आए थे और वो अंकल बोल रहे थे ऐसा धंधा नहीं करना, ये गलत है और इसमें किसी दिन फंस जाएगा। मैंने कहा अंकल को खाली इतना बोलना 6 महीने का राशन भरवा दे। पता नहीं अंकल क्यों आना बंद हो गए घर पे, क्योंकि बोलने में पैसा नहीं लगता ना साहब। सलाह, राय बहादुर बनने में पैसा नहीं लगता, पैसा तो खर्च करने में लगता है ना। सलाह देने में पैसा थोड़ी लगता है, पैसा तो अनाज भरवाने में लगता है। मैंने कहा जो इंसान घर में अनाज नहीं भरवा सकता, बराबर है, उसकी सुन के मैं इस धंधे को छोड़ दूं, उसकी सुन के छोड़ दूं मैं? आज भी ये पोजीशन है कि घर के अंदर आज भी एक आदमी रोज आता है, कोई ना कोई, और आज भी वो आके घर पे पापा को बोलता है बाबूलाल जी आपका लड़का किस धंधे में है, देखो। कांटेक्ट नहीं थे साहब, कांटेक्ट किसको बोलते हैं? कांटेक्ट। आपके पास तो फिर भी पहचान में होंगे 2-4 आदमी, मेरे तो कोई पहचान। रिश्तेदारों ने मुंह पे गेट बंद किया है ऐसे। जब मेरे रिश्तेदार या किसी फैमिली फ्रेंड को जब बताने गया कि देखो ये बिजनेस अच्छा है, राइट है, क्या जवाब मिलता था पता है आपको? तेरे घर में खाने के वांदे, तू हमको सिखाएगा लाख रुपया कैसे महीने का आता है। उनकी बात सही थी, मैं उनको सिखा नहीं पाया, पर मैं कमाता हो गया, उनको सिखा नहीं पाया मैं। मोबाइल 1100 या 3310 था उस टाइम पे, तो 9-10 साल पहले की बात है। मोबाइल किसी का पुराना लिया था मैंने, सिम डाल के चलाया था, ठीक है। तो फ़ोन आउटगोइंग का पैसा नहीं है मोबाइल में, इनकमिंग कोई करेगा नहीं क्योंकि किसी के पास नंबर नहीं है, और कोई मेरे से काम अटकता नहीं है किसी का। अलार्म सेट किया, चाय वाले की टपरी पे जाके बैठा, और वहाँ जैसे ही अलार्म बजे फ़ोन उठाया और ज़ोर ज़ोर से, हाँ ज़बरदस्त बिजनेस चल रहा है, तू बता तेरा कैसा चल रहा है, तू बता तेरा कैसा चल रहा है। अरे सुनना, मैं ये कह रहा था कि मेरे को 2-4 आदमियों की ज़रूरत है मेरे बिजनेस को डेवलप करने के लिए। अगर तेरे पास अच्छे कांटेक्ट हो तो मुझे बताना। फ़ोन रखा, आजू बाजू में 2-4 लोग चाय पी रहे थे, उनसे नज़रों से नज़रें मिली और पहली नज़र में डेमो, पहली नज़र में डेमो। सर बस में जा रहा हूँ, बस में, बराबर है, तो आजू बाजू में ऐसा कोई नहीं होगा, बराबर है, जिसका नंबर मैंने ना लिया हो, जिसके मैं, अरे आपको सबकी बात छोड़ दो, कल आ रहा था फ्लाइट में, मेरे बाजू में एक भाई बैठे थे, बराबर है, तो बोले भाई साहब आप क्या करते हो? मैंने कहा हो गया, बात खत्म। उसका नंबर लिया, अभी 25 तारीख को बड़ौदा पहुंचूंगा, मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर गोधरा में रहता है वो बंदा, उसको जाके बता के आऊँगा, बिल्डर था वो। मतलब आपको सच बता रहा हूँ मैं आपको, बराबर है। एक बार हम लोग डेमो करने के लिए गए एक जगह, हालोल करके जगह है, वहाँ डेमो करने के लिए गए। तो वो हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर थे, हस्बैंड वाइफ दोनों, राइट, डॉक्टर सुपेड़ा करके। तो उनका 100-150 बेड का हॉस्पिटल है। तो मैं उनकी वाइफ को गया, मैंने उनको डेमो बताया, और डेमो बता के मैं आ गया। तो उन्होंने कहा कि विजय भाई हम शाम को आपको बता देंगे। उनके हस्बैंड ने डेमो नहीं देखा था, डॉक्टर साहब ने। तो शाम को फ़ोन आया, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा मैम क्या सोचा आपने? तो बोले विजय भाई मेरे हस्बैंड तो बहुत गुस्सा कर रहे हैं, ये सब फालतू के काम है, ये सब ऐसा बोल रहे हैं कि ये सब बेवकूफ़ बनाने के काम है, ये हमारे लेवल का काम थोड़ी है। तो मैंने कहा मैम अब आप मोदी केयर करें चाहे नहीं करें, मुझे आपके हस्बैंड से मिलना है। बोले नहीं विजय वो बहुत गुस्से वाला आदमी है, वो उनसे मिला नहीं जा सकता। मैंने कहा वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गोली मार देंगे, बात खत्म हो जाएगी, आप टेंशन मत लो, आप तो मिलने का बोलो। तो उन्होंने बोला शाम को 8 बजे उनका ओपीडी खत्म होता है, आप आ जाना। मैं 8 बजे उनके वहाँ गया,
जैसे ही ओपीडी खत्म हुआ, मैं एंटर हुए, उनकी वाइफ ने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया कि दिलीप, मैंने कहा था ना वो विजय, वो लड़का सुबह में आया था, ये वो। तो जैसे ही वो डॉक्टर साहब ने मुझे देखा, पता नहीं उनकी वाइफ का सारा गुस्सा मेरे पे उतार दिया क्या। 15-20 मिनट तक मुझे बोल तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारे पास और कोई काम धंधा नहीं है, तुम वाइफों को ही पकड़ते हो, लेडीज़ों को ही पकड़ते हो, ये सब नवरों के धंधे, ये सब बेवकूफ़ बनाने के धंधे, ऐसा 15 मिनट तक बोल। मैंने कहा सर आपने बोल लिया? बोला हाँ। मैंने कहा सर आपने एक बात कही कि ये बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। बोला हाँ। मैंने कहा सर बस मैं कुछ 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। बोले पूछो। मैंने कहा सर नहाते हो? तो बोले हाँ। मैंने कहा टूथपेस्ट करते हो? बोले हाँ। मैंने कहा घर में पोता लगता है? बोले हाँ। मैंने कहा सालों से आपको कोई बेवकूफ़ बना रहा है, सालों से कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है। बोले काय का बेवकूफ़ बनना, पैसा देता हूँ और गुड क्वालिटी की प्रोडक्ट लेता हूँ। मैं कहा एग्जैक्टली, मैं भी पैसे के सामने अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट देता हूँ, मनी बैक गारंटी की। आज वो मेरी टीम में प्लेटिनम डायरेक्टर है। 8 सालों के अंदर आज मतलब ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपके पास नीयत है ना काम करने की, तो कुदरत आपकी मदद करने नीचे आएगी ज़रूर। कुदरत आपकी मदद करने नीचे आएगी। सर आज की तारीख में जो चीज़ सोची नहीं थी, जो चीज़ समझी नहीं थी, जो चीज़ के बारे में कभी इमेजिन नहीं किया था, आज उससे ज़्यादा मान सम्मान रिस्पेक्ट मुझे मिल रहा है। पूरे मतलब मेरे कथाकथित जो रिलेटिव्स हैं बराबर है, उनके अंदर जब जाते हैं तो वो इज्जत मिलती है। तब मुझे समझ में आता है कि जब जेब में पैसा होता है ना साहब, तो सब इज्जत मिलती है। राइट है, पैसा नहीं तो कोई इज्जत नहीं है इस दुनिया में, ये हकीकत है। तो आप ये समझ के चलिए कि आज मुझे अगर 8-8.5 सालों के अंदर मैंने 3 करोड़ कमाया, मैंने ये लिया, मैंने वो करा, वो सब आप ये देखिए कि क्या मैं किसी भी पैरामीटर में फिट बैठता हूँ? ना मेरे पास एकेडमिक एजुकेशन था, ना मेरे पास बैकग्राउंड था, ना मेरे पास नॉलेज था, ना मेरे को बोलने की तमीज़ थी या स्किल थी। बराबर है, आज सारी चीज़ें ही तो मुझे मोदी केयर ने दी है। आज सारी चीज़ें तो मुझे मोदी केयर ने दी है। तो आप ये समझ के चलिए कि अगर आपके पास सपना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना है, तो आपके सामने एक जीता जाता एग्जाम्पल मैं हूँ, जीता जाता एग्जाम्पल प्रमोद सर हैं, जीता जागता एग्जाम्पल सुरेखा मैम है, जीता जागता एग्जाम्पल अल्पेश गज्जर सर हैं, जीता जागता एग्जाम्पल जगत नारायण सर यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो हैं। बराबर आप सोचिए इतने सारे GRDDs हैं, बराबर कितनों की ज़िंदगी को मोदी केयर ने बदला है। पर हम लोगों की ज़िंदगी को मोदी केयर इसलिए बदल पाई क्योंकि हमारे दिमाग में हमने पहले दिन से इस चीज़ को कंसीव कर लिया था कि ज़िंदगी में अब जो भी करना है वो मोदी केयर के अंदर करना है। और मैं आप लोगों से एक बात कहूँगा यहाँ पे कि आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। आप में से कितने लोग मोदी केयर में हैं? आपके लिए एक बैड न्यूज़ है, आप मोदी केयर में से पैसा नहीं कमा सकते। सॉरी, अगर आप लोग मोदी केयर में है ना सर, तो आप मोदी केयर से पैसा नहीं कमा सकते और कोई आपको पैसा कमाने से रोक नहीं सकता जिस दिन मोदी केयर आपके अंदर आ जाए। आपको मोदी केयर में नहीं आना है, आपको मोदी केयर को अंदर लाना है। बराबर है, मैं बोलते हैं ना किसी चीज में मैं हो जाना। जब मीराबाई बराबर भगवान की भक्ति में मैं हो गई, जब उसकी लय में खो गई, बराबर तब उसने उसके विष को भी अमृत में बदल दिया। तो जब भी आप किसी चीज में मैं होते हैं, हम सारे लोग रच पच गए। अभी मैं थोड़े दिन पहले मैदान पिक्चर देख रहा था, उसमें एक वो डायलॉग था कि हम आपको इंडियन उसका फुटबॉल का कोच क्यों बनाए। तो उसने एक बहुत अच्छा जवाब दिया कि मुझे फुटबॉल के सिवा कुछ आता ही नहीं, मुझे फुटबॉल के सिवा कुछ आता ही नहीं। मैं अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे मोदी केयर के सिवा कुछ नहीं आता, मुझे मोदी केयर के सिवा कुछ नहीं आता। बराबर है, तो मुझे इतना समझ में आता है कि अगर एक पानी के पाउच बेचने वाला लड़का आपके सामने आके ये सब बोल सकता है, अगर उसने अपनी पर्सनैलिटी में, उसने अपनी लाइफ के चैलेंजेस को इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से हैंडल किया है, तो डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका आपके पास भी है। आपके अंदर और मेरे अंदर फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप जिस चेयर पर बैठे हो, आप जिस कुर्सी पे बैठे हो, वो हमारा बीता हुआ कल है और हम जहां खड़े हैं ये आपका आने वाला कल है। मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है कि फूल तो खिलते हैं इस चमन में गालिब, फूल तो खिलते हैं इस चमन में गालिब, शर्त यह है कि बीज को दफन होना होगा। अगर आपके बीज के अपने अपने सपने के बीज को अगर बो दिया मोदी केयर के सॉइल में, मिट्टी में, तो वो ऐसा वट वृक्ष बनेगा। आप छोड़ दो साहब, आप छोड़ दो। आपकी आने वाली जनरेशंस को, आपकी आने वाली पीढ़ियों को पैसे के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये वो अपॉर्चुनिटी है। और मैं आपको गर्व के साथ कहता हूं
मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग का एक ही बाप है, एक ही गॉडफादर है, उसका नाम है मोदी केयर, मिस्टर समीर मोदी जी। एक बार जोरदार तालियां, दिल से तालियां उनके लिए होनी चाहिए। मेरा भाई जब उसने गोल्ड मेडल लिया और वो घर पे आया, जब उसका डिग्री विग्री कंप्लीट हो गया, तो उसने मुझसे आके कहा कि भाई अब क्या करना है। मैंने कहा तेरे को क्या करना है? बोले भाई मुझे आपकी तरह आगे बढ़ना है। तो मैंने कहा उठा डेमो किट और चल डेमो कर रहे हैं, उठा डेमो किट और चल डेमो करना है। आज मेरा छोटा भाई भी प्लेटिनम डायरेक्टर है, बराबर है, वो भी महीने का ₹1,00,000 मोदी केयर से कमा रहा है। मुझे लड़की वाले देखने आए 8 से 8-9 साल पहले, लड़की वाले मुझे देखने आए, तो घर पे आए वो, तो मैं छोटे छोटे बाल रखता था और ऐसे, तो हमारा छोटा सा घर था, तो उन्होंने आके बोला कि लड़का क्या करता है? तो मैंने कहा मोदी केयर। तो बोले, उन्होंने उस टाइम पे तो कुछ नहीं बोला, वो चले गए देखकर, बराबर। तो उनके घर पे बात हुई होगी कि लड़का कोई फालतू सा काम करता है ऐसा करके, बराबर है। अब उनको नहीं पता कि उनकी बेटी जो थी वो हमारे मतलब म्यूचुअली फेसबुक फ्रेंड थी, तो हमारी बातचीत होने लगी ऐसे ही। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? बोला आज तो मेरे पापा भी, आप कहाँ रहते हो सर? मैंने कहा मैं उधर रहता हूँ। तो बोले मेरे पापा भी वहाँ आए। मैंने कहा क्यों? तो बोले एक लड़का देखने के लिए आए थे। तो मैं समझ गया कि ये मुझे ही देख कर गए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या सोचा? तो बोले उन्होंने ऐसा बोला कि वो लड़का कुछ फालतू सा काम करता है, कोई जोड़ने जुड़ाने का। आपको बताऊं सर, मेरी वाइफ ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है मोदी केयर में। वाइफ छोड़ दो साहब, वाइफ छोड़ दो, मेरा पूरा ससुराल मोदी केयर करता है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता मेरे दोस्त, शिद्दत से पत्थर तो उछाल के देखो। ये जितनी भी बात मैंने आपको बताई, राइट, आपको मजाक लगेगा, हकीकत लगेगा, आई डोंट नो। मेरी ज़िंदगी में ऐसे दिन देखे हैं मैंने। एक चाय वाला है हमारे वहाँ पे, टी स्टॉल, तो सुबह निकला, ना गाड़ी में पेट्रोल, ना मोबाइल में रिचार्ज और ना खाने के पैसे, गया उस चाय वाले के वहाँ पे, सुबह से शाम तक बैठा रहा और हर आधे एक घंटे में, बराबर है, सिर्फ पानी पीऊँगा मैं उसके, क्योंकि पानी का तो कोई पैसा लगता नहीं है। सुबह से शाम तक वहाँ मैं बैठा रहा। शाम को जब उसने अपनी लारी बंद करना चाहा तो उसने आके पूछा कि भाई साहब आप सुबह के यहाँ बैठे हो, कोई तकलीफ़? जैसे ही उसने पूछा, क्योंकि मैं सुबह से भूखा था, मैंने कुछ नहीं खाया था, बराबर, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। तो उसने पूछा क्या हुआ? मैंने कहा ना खाने के पैसे हैं, ना काम करने के लिए कहीं जा सकता हूँ, ना मोबाइल में रिचार्ज है, मैं क्या करूँ बताओ, और मुझे करना है लाइफ में कुछ, बराबर है। उस बंदे ने मुझे 50 रुपये की नोट निकाल कर दी और मुझे बोला सबसे पहले आपकी गाड़ी में पेट्रोल भरवा लो 50 रुपये का। मैंने पेट्रोल भरवाया सामने पेट्रोल पंप से। उस आदमी ने मुझे क्या बोला कि लाइफ में आपके पास पैसा हो या ना हो, ये लारी पे चाय बिस्कुट और जो भी चीज़ है आप आके खाओगे, इस लारी पे आपसे कोई पैसा नहीं मांगेगा। आज भी मैं उस इंसान का एहसान मानता हूँ, पता है आपको इस बात का? आज भी मैं उस इंसान का एहसान मानता हूँ। हमेशा प्रमोद सर को कहता हूँ कि आज उनकी सफलता का सूरज आपको और मेरे को दिख रहा है, आज उनकी सफलता का सूरज आपको और मेरे को दिख रहा है, पर उस सफलता के सूरज तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने कितनी काली घनेरी रातों का सामना किया है ना, ये आपको और मेरे को नहीं पता। तो अगर आप सारे लोग, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, बराबर है, अगर आज आप यहाँ पे मोटिवेट होने आए हैं, आप ये सोच रहे हैं कि विजय अग्रवाल की कहानी सुनकर आप मोटिवेट हो जाएंगे, तो आप दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी में यहाँ बैठे हैं। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 दिन पहले रात को आपने कौन सी सब्जी खाई थी, तो शायद आपको याद नहीं होगा। तो विजय अग्रवाल क्या बोलकर जाएगा ना, वो इस दरवाजे के बाहर आपको याद नहीं होगा। मकसद ये है कि जो सोच मैंने उस चेयर पर बैठकर मैंने ली थी, वो सोच आपके अंदर डाल के जा सकूं, वो सोच बदल सकूं, और जब आपकी वो सोच बदल जाएगी तो आपका बिजनेस, आपका फ्यूचर बदल जाएगा, आपका सोच, आपका फ्यूचर बदल जाएगा। कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस भुवनेश्वर से सक्सेस की गंगा निकलनी चाहिए। अरे मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, कहीं भी जले ये सफलता की लौ जलनी चाहिए। चाहते हैं आप, राइट? तो मेरी जिंदगी का एक सिद्धांत है और मैं चाहूंगा कि इस सिद्धांत को आप भी एप्लीकेबल करें कि मेरा धंधा है, पैसा मुझे कमाना है, जिंदगी में आगे मुझे बढ़ना है। कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं।
जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब। ये बिजनेस मेरा था, ये बिजनेस में मुझे आगे बढ़ना था, राइट। ये बिजनेस में मुझे मेरे माँ बाप को सुखी करना था, मुझे गाड़ी लेनी थी, मुझे घोड़े लेने थे, मेरी जिंदगी को सफल होते हुए मुझे देखना था। इसलिए मेहनत मैंने खुद ने शुरू की और आज मेहनत करते 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 यहाँ पहुँचा हूँ। और अभी तो हम लोग जब अल्पेश सर को, जब प्रमोद सर को, जब सुरेखा मैम को देखते ना, तो हम लोगों को एक बात समझ में आती है, राइट। लोग बोलते हैं कि सर सफलता मिलने के बाद में, राइट, पैर रुक जाते हैं, कंफर्ट जोन आ जाता है। मैं बोलता हूँ सबसे अच्छा टाइम जो है ना इस दुनिया में, वो सबसे अच्छा टाइम आपका है, राइट, दुख का। ये दुख का टाइम है ना, आपका सबसे बड़ा गुरु होता है। लाइफ इज अ मोर स्ट्रिक्ट देन टीचर। टीचर फर्स्ट टीच द लेसन एंड देन टेक एग्जाम, एंड लाइफ फर्स्ट टेक एग्जाम एंड देन टीच अ लेसन। पहले शिक्षक सिखाता है, बाद में परीक्षा लेता है। लाइफ पहले परीक्षा लेती है और फिर उसमें से कुछ सिखाती है। मेरी टीम में एक व्यक्ति हैं, एक लेडीज़ है, तो उन्होंने कहा कि विजय भाई मैं ये बिज़नेस छोड़ रही हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो बोले विजय भाई मेरे हस्बैंड बोलते हैं इतने महीनों से काम कर रही है, 4-5 महीने से काम कर रही है, कितने का चेक आया? बोले 100-150 रुपये का। तो मैंने कहा एक काम करो, आपके हस्बैंड कब आएंगे? तो बोले इतने बजे आएंगे। तो मैंने कहा एक काम करना, आपके घर में बच्चा है? बोला हाँ है ना। तो मैंने कहा आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? बोला अभी तो वो 1st या 2nd में पढ़ता है। तो मैंने कहा ठीक है, आपके शाम को आपके हस्बैंड आ जाएं, बराबर है, तो आपका बच्चा है तो आप ऐसा ऐसा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो शाम को उनके हस्बैंड आए, जॉब से बैठ गए आकर, और उनका बच्चा आया। तो जैसे ही उनका बच्चा आया ना, उन्होंने उसको बुलाया, उसकी वाइफ ने, कि बेटा इधर आ। तो वो बच्चा उनके पास गया, तो बच्चे से उसने पूछा कि सैलरी ला सैलरी। तो अचानक से हस्बैंड जो है उसके वाइफ को देखने लगा कि क्यों इससे सैलरी मांग रही है। तो बोले सैलरी ला सैलरी, इतने दिन से तेरी स्कूल की फीस भर रही हूँ। तो हस्बैंड ने बोला कि तू पागल हो गई है क्या? अभी तो वो पढ़ेगा, अभी तो उसको स्कूल जाते टाइम ही कितना हुआ है, अभी वो पढ़ेगा लिखेगा, बाद में उसको सैलरी मिलेगी। उसकी वाइफ ने कहा मुझे भी मोदी केयर करते हुए 4 महीने ही हुए, मुझे भी मोदी केयर करते हुए 4 महीने हुए। सर मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है, मैं एक आखिरी बात बोलकर यहाँ पे अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरा मुझे एक ही बात समझ में आती है कि ता उम्र साफ करता रहा आईना गालिब, ता उम्र साफ करता रहा आईना गालिब, और पता चला धूल चेहरे पर थी। आपको बाहर नहीं ढूंढना है, आपको अंदर ढूंढना है। जब आप अंदर ढूंढेंगे ना, ये युद्ध लोगों के या अदर कंपनी के या अदर लोगों के बीच में नहीं है। ये युद्ध आपके अंदर है, ये युद्ध मेरे अंदर था। एक आदमी मेरे अंदर था जिसको वो गरीबी की ज़िंदगी में जीने की आदत पड़ चुकी थी। वो आदमी को अपना 2-4 लोगों से मिलना जुलना पसंद था, उसको चल रहा था वैसा चलना पसंद था, उसको पसंद था कि मैं सुबह में जैसा कर रहा हूँ वैसा करता रहूँ, उसको पसंद था कि ज़्यादा कोई लफड़े नहीं लेने, ज़्यादा कोई लोचे लपाचे नहीं लेने, और जैसी ज़िंदगी चल रही है चलता रहेगी, राइट। और दूसरा आदमी था जिसके अंदर कहीं ना कहीं सुगबुगाहट थी, उसको आगे बढ़ना था, उसको भी दूसरों की तरह घर गाड़ी देखनी थी, उसको भी दूसरों की तरह सफलता चाहिए थी। इन 2 आदमियों के बीच का युद्ध था। और उस दिन रात को जब मेरे पापा ने मेरे सामने उंगली करी, तो वो आदमी जीत गया जिसको सफलता चाहिए थी। वो आदमी जीत गया जिसको सफलता चाहिए थी, वो आदमी हार गया जिसको असफलता चाहिए थी। आपके अंदर भी वो युद्ध है, आपके अंदर भी वो द्वंद्व है। जिस दिन आपने उस द्वंद्व को जीत लिया, जिस दिन आपके अंदर का सफलता वाला आदमी जीत गया और असफलता वाला आदमी मर गया, आप समझ लो आपने जिंदगी को जीना शुरू कर दिया। तो मैं यहां पे अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच एंड विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद।